हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और इससे पहले मैंने ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट का क्लास 11th का पहला चैप्टर बना दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख लेना, क्योंकि मिड टर्म जो है मैं वो कवर कर रहा हूँ। और मिड टर्म में जो भी एग्जाम को देखने को मिल सकते हैं इन दोनों ये ज्योग्राफी की किताब से, वो सभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नेबुला। नेबुला जो होता है, इसका मतलब पूछा जा रहा है कि नेबुला क्या होता है। तो नेबुला जो आपका होता है एक स्लोली रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस है, यानी कि धीरे धीरे घूमता हुआ गैस का बादल। और ये बादल समय के साथ साथ क्या हुआ कि कंडेंस होता गया और फिर बाद में धीरे धीरे सॉलिड हुआ और बाद में जाकर के जो भी हमारे प्लैनेट्स थे ये बन गया। तो ये एक थ्योरी है बेसिकली नेबुला की, तो जो हमें ये बताती है कि नेबुला इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लैनेट फॉर्मेशन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना, नेम आवर गैलेक्सी। तो हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है। तो हमारी आकाश गंगा का जो नाम है, यानी कि हमारी जो गैलेक्सी का नाम है वो मिल्की वे है। और ये वही गैलेक्सी है जिससे में हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हु प्रपोज द नेबुलर हाइपोथेसिस। यानी कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस जो है या फिर जो सिद्धांत है इसका, वो किसने प्रस्तावित किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो प्रस्तावित था बेसिकली, ये जो सिद्धांत था वो जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट ने 1755 में दिया था। और इसमें उन्होंने बताया था कि जो प्लैनेट्स है और जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके ओरिजिन को समझाने के लिए इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और सबसे पहले जो एक तरीके से ये साइंटिफिक आइडिया था वो इमैनुअल कांट ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज इट नॉन दैट द मून वॉज बॉर्न अलॉन्ग विद द अर्थ। यानी कि यह कैसे हमें पता चला कि जो हमारी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के साथ ही उसके साथ उसका जन्म हुआ। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मून रॉक्स की रेडियोमेट्रिक जो डेटिंग थी उसको किया और उसमें पाया कि जो भी जो अर्थ है और जो आपका मून है इनकी जो एज है वो सेम टू सेम है। और इससे ये प्रूफ मिलता है हमें कि मून और अर्थ जो है वो साथ ही साथ बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेम ऑल द 9 प्लैनेट्स इन ऑर्डर फ्रॉम दिस सन। तो हमें बताना है सन से क्रमबद्ध सभी 9 के 9 ग्रहों के नाम। तो इसको एकदम ध्यान से समझना, मैं काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा। तो पहला आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। तो ये तो हो गए नाम नॉर्मल जो कोई भी आपको बताएगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लेटो। अब इसको याद करने का तरीका यही है कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज़्ज़ाज। ठीक है, तो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस 9 पिज़्ज़ा। तो जो स्टार्टिंग वाला जो वो है अल्फ़ाबेट है उससे आपको एक एक जो क्या कहते हैं उसको प्लेनेट है वो याद करने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि माई वेरी, तो माई वेरी में माई में एम आ जाएगा, वेरी वाले में वी तो वीनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो लार्जेस्ट जो आपका है वो आपका जुपिटर है और स्मॉलेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो वो हमारा मरकरी है, यानी कि बुध है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो आपका वो जुपिटर यानी कि बृहस्पति, और जो सबसे छोटा ग्रह है वो आपका बुध यानी कि मर्क्यूरी। ठीक है, जुपिटर मर्क्यूरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेम 2 स्कॉलर हु हैड आइडेंटिकल व्यूज ऑन द ओरिजिन ऑफ द प्लैनेट। यानी कि ग्रहों की उत्पत्ति पर एक जैसे या फिर एक समान विचार रखने वाले 2 विद्वानों के नाम पूछे गए हैं। तो एक तो थे भाई आपके इमैनुअल कांट जो कि जर्मनी के थे, और एक था भाई फ्रांस का लैपलेस। और इन दोनों ने ही नेबुलर हाइपोथेसिस को एक तरीके से सपोर्ट किया था। तो कांट और लैपलेस जो थे दोनों के जो विचार थे वो एक जैसे ही थे, जो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेम 2 इंग्लिश साइंटिस्ट हु प्रपोज द कॉलिजन हाइपोथेसिस। यानी कि 2 अंग्रेज वैज्ञानिकों के नाम बताना है जिनका जो सिद्धांत है वो टकराव का सिद्धांत जिन्होंने दिया था। तो जो कॉलिजन हाइपोथेसिस है इसका जो सबसे पहले सिद्धांत जो दिया था वो दिया था भाई सर जेम्स जेन्स और जो सर हैरोल्ड जाफरी, जो कि यूके के ही थे दोनों के दोनों। और इन दोनों का ये कहना था कि जो प्लैनेट है वो एक बहुत ही बड़े कॉलिजन यानी कि टकराव की वजह से बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। तो सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स है वो सैटर्न के यानी कि शनि जो ग्रह है उसके हैं। और पुराने टाइम पर 20 माने जाते थे, लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज की जो भी डिस्कवरी हुई है उसके हिसाब से ये जो नंबर है और भी बढ़ गए हैं। और एग्जाम पे इसको याद करने का सबसे तरीका यही है कि सैटर्न हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। तो स्टार्टिंग में तो 20 थे और अभी के टाइम पर धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैव नो सैटेलाइट्स। तो किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो जो आपका मरकरी है और जो वीनस है इन दोनों का ही अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, पास कोई भी सैटेलाइट बेसिकली नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द सन फॉर्मेशन। तो जो आपका सूर्य है उसके निर्माण का जो चरण है वो कौन कौन सा है, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका जो चरण है वो फॉर्मेशन का जो स्टेप बाय स्टेप है वो बता रहा हूँ आपको। पहले है नेबुला, फिर है आपका सुपरनोवा, फिर है आपका प्रोटोस्टार, फिर आपका इन्फेंट सन और फिर जो आपका एक रियल सन, जो कि आज वाला जो सन आप देखते हैं उसकी बात हो रही है। यानी कि मतलब पहले आप ये समझिए कि ये जो था आपका वो जो एक गैस का नेबुला बना, फिर उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ और जिसमें से क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और बाद में प्रोटोस्टार बना यानी कि एक यंग स्टार, और बाद में एक इन्फेंट सन आया और इसी के बाद में आया हमारा भाई कंप्लीट एक सन। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा सूर्य है वो उसका निर्माण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है विच अदर प्लैनेट इज नॉन टू हैव जस्ट वन सैटेलाइट लाइक अवर अर्थ। यानी कि हमारी पृथ्वी की तरह केवल एक उपग्रह वाला कौन सा ग्रह है। तो इसका जो आंसर वो है भाई प्लूटो। यानी कि प्लूटो जो है उसके पास एक ही सैटेलाइट है और अर्थ और प्लूटो दोनों ही ऐसे हैं जिनके पास केवल एक ही सैटेलाइट है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेटेओराइट। मेटेओराइट का मतलब होता है उल्का पिंड क्या होता है। देखिए जो मेटेओराइट होते हैं उसका मतलब होता है कि जो अंतरिक्ष से आने वाला रॉक है या जो मेटल है उसके टुकड़े को ही मेटेओराइट कहा जाता है, जो सीधा पृथ्वी की सरफेस से टकराता है। ठीक है, तो अ मेटेओराइट इज अ स्पेस रॉक दैट फॉल्स ऑन अर्थ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 अ पीस ऑफ रॉक और मेटल फ्रॉम आउटर स्पेस फॉलिंग ऑन दी अर्थ। यानी कि जो अंतरिक्ष है पृथ्वी पर गिरने वाले चट्टान या धातु का अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरने वाला चट्टान या धातु का टुकड़ा क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया मेटेओराइट, तो इसका भी आंसर वही होगा उल्का पिंड। ठीक है, तो जो भी कोई आउटर स्पेस से कोई भी चीज़, कोई भी रॉक या मेटल आकर के पृथ्वी पर गिरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेओराइट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका द ओनली प्लैनेट विद कंडीशन फेवरेबल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द लाइफ। यानी कि इतने सारे हमारे पास ग्रह तो हैं लेकिन उन सभी ग्रहों में कौन सा ऐसा है ग्रह है जहां पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां देखी जा रही हैं। तो अभी जो चल रहा है एक तो हमारा भाई अर्थ ही है जहां पर सब कुछ है, वाटर है, ऑक्सीजन है, सुटेबल टेम्परेचर है जिसकी वजह से हम यहाँ पर रह पा रहे हैं, और अभी धीरे धीरे कयास लगाए जा रहे हैं किस पे, चंद्रमा पे, कि हम वहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट अभी देखिए, लेकिन अगर इसका जो सीधा सीधा अगर आपसे आंसर पूछा जाएगा तो आप केवल अर्थ के बारे में ही बताएं। ठीक है, क्योंकि बाकी जो ग्रह हैं अभी उन पर खोजा जा रहा है, कहीं कहीं पर कुछ मिल रहा है, कहीं पर कुछ नहीं मिल रहा है, इसीलिए सिर्फ अर्थ ही इसका सही आंसर है कि जो अर्थ है आपका वो ओनली लाइफ सपोर्टिंग प्लेनेट कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो प्लेनेट है बेसिकली वो कौन सा है, जुपिटर है, और उसके बाद जो आपका आता है वो आता है सैटर्न। सैटर्न को हम बोलते हैं शनि। ठीक है, तो सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोटोस्टार। तो जब मैंने आपको सन के बारे में बताया था तो उसी में एक जो फॉर्म थी या फिर एक जो चरण था उसके निर्माण का वही आपका प्रोटोस्टार था। तो जो प्रोटोस्टार है, तो जब आपका जो सन था यानी कि जो सूर्य था एकदम जब नया नया बन रहा था तो उसी को कहा जाता है प्रोटोस्टार। ठीक है, तो इन्फेंट सन जो आपका है वो क्या है, वो एक तरीके से प्रोटोस्टार है, यानी कि एकदम नवजात सूर्य, एकदम शुरू जो बना ही था उसी को प्रोटोस्टार बोला गया था। अगला क्वेश्चन है नेम टू ग्रेट आइस एरियाज ऑफ द प्रेजेंट एज। तो वर्तमान के समय में दो ऐसे हमें क्षेत्र बताने हैं जो पूरे के पूरे बर्फीले हैं। तो एक तो आपको सबको पता है अंटार्कटिका जो कि पूरा का पूरा बर्फ से है कवर है, और दूसरा आपका है ग्रीनलैंड जो कि यूरोप से थोड़ा सा अगर आप ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे एक आपको एरिया दिख जाएगा। तो ग्रीनलैंड एंड द अंटार्कटिका ये दोनों के दोनों जो रीजन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक आइस से ढके हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड ड्रिफ्टिंग स्टार्ट इन पेंजिया। तो जो पेंजिया आप देखते हैं उस पेंजिया में ड्रिफ्टिंग कब स्टार्ट हुई, ये एक सवाल आता है। तो जो पेंजिया है उसमें जो ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से शुरुआत का ही समय था, यानी कि 300 मिलियन ईयर्स अगो, और उसी के बाद जो हमारे कॉन्टिनेंट्स थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, अलग होना स्टार्ट हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द अर्थ फॉर्म, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो कब बनी। तो इसका जो सही आंसर है 4.6 बिलियन ईयर्स जो है पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था। और अगला क्वेश्चन है हाउ डज अर्थ सरफेस अपीयर फ्रॉम स्पेस। तो अगर हम स्पेस से अपने अर्थ को देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है। तो सही बात है, ये जो क्वेश्चन इसका आंसर आप सभी को पता है कि अगर हम बाहर से पृथ्वी को देखते हैं तो वो एकदम ब्लू प्लेनेट दिखता है, तो इसको हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो जब आप अर्थ को स्पेस से देखोगे तो पूरी की पूरी तरफ ब्लू दिखेगा। ब्लू दिखने का रीज़न ये है कि पानी की वजह से, और पानी का कलर है सफ़ेद, नॉर्मल सी बात है, ध्यान रखना पानी का कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, और अगर हम बाहर से देखते हैं तो वो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से हमें थोड़ा बहुत दिखता है कि जो हमारा जो अर्थ है वो क्या है, ब्लू है, और इसीलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज अर्थ अपीयर एज राउंड बॉल दैट शाइन्स ब्राइट एंड ब्लू व्हेन व्यू फ्रॉम स्पेस। यानी कि अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो वो गोल, चमकदार और नीला क्यों दिखाई देता है, ये सवाल पूछा गया। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि जो अर्थ की जो सरफेस है उसका जो बड़ा हिस्सा है वाटर से कवर्ड है, और वाटर का जो नेचुरल कलर होता है बेसिकली अगर मान लो किसी चीज़ में हम रख दें उसको तो वो हमें ब्लू टाइप का दिखाई देता है, और
इसीलिए जो पृथ्वी है हमारी, पहली बात तो स्पेस से राउंड दिखाई देती है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी दिखाई देती है। और अगर आप किसी चीज़ में पानी को रख रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, हल्का जो ब्लूइश कलर होता है उस पानी का वो हमें दिखाई देता है। इसीलिए जो अर्थ है आपका वो क्या है, एक ब्लू प्लैनेट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वाई इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ इसेंशियल, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। तो नॉर्मल सी बात है कि भाई पृथ्वी पर हम जिस तरीके से रह रहे हैं तो इसीलिए हमें इसके बारे में जानना और समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि हम इस अर्थ का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वाई डू प्लैनेट्स डिफर इन साइज कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर एंड द टेम्परेचर। तो जितने भी ग्रह आप देखते हैं उनका आकार, पदार्थ और जो तापमान है उनमें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न दिखाई देता है, डिफरेंस दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है ये पूछा गया है। तो देखिए जो प्लैनेट्स है वो आपस में डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि उनके बीच में उनकी जो दूरी है सन से वो काफ़ी अलग थलग है, मतलब अलग अलग है बेसिकली। जो जितना पास है वहाँ पर उसके हिसाब से, फिर उससे दूर है तो उसकी वजह से वो जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग बना। तो जो प्लैनेट सन के पास है वहाँ पर आपको हमेशा नॉर्मल सी बात है कि वहाँ का जो टेम्परेचर देखने को मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई मिलेगा, और जो उससे दूर है, सबसे ज़्यादा दूर है, वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, लो होगा। और इन्हीं कारणों की वजह से क्या होगा कि जो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका जो साइज है, मटेरियल है और जो टेम्परेचर है वो काफ़ी क्या है, डिफरेंट देखा जाता है। तो इसका बेसिक आंसर क्या बताओगे आप कि जितने भी हमारे प्लैनेट हैं वो अलग क्यों है, तापमान में, पदार्थ में या फिर आकार में। तो इसका मेन रीज़न बताओगे आप कि सन से उनकी दूरी जो है इन सब चीज़ों को प्रभावित करती है, इसीलिए वो सभी के सभी डिफरेंट हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, द मून वॉज बॉर्न अलॉन्ग विद अर्थ हाउ। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के साथ बना, हमें बताना है कैसे बना। तो देखिए भाई, मून के जन्म के बारे में कई हाइपोथेसिस मतलब बताए गए हैं और सबसे जो स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिलता है वो मून रॉक्स की रेडियोमेट्रिक डेटिंग से मिलता है, जिससे पता चलता है कि मून और जो अर्थ है वो दोनों के दोनों साथ साथ बने। और इसके बारे में दो मेन आइडियाज़ हैं। पहला यही है कि मून जो है सन से गैसियस फॉर्म में निकला, लेकिन छोटा होने की वजह से अर्थ ने अपनी ग्रेविटी से अट्रैक्ट कर लिया। और दूसरा आइडिया ये आता है कि अर्थ से एक ह्यूज मेट्रॉइड जो है वो टकराया और जिससे निकला हुआ हिस्सा जो था, पृथ्वी का जो निकला हुआ हिस्सा था, वो अर्थ की ऑर्बिट में आकर मून बन गया। तो मतलब एक तरीके से भी सिद्धांत है कि अर्थ में से ही कोई टुकड़ा टूटा और वही घूमते 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 क्या बन गया, आपका मून बन गया। तो यही दो इसके जो हाइपोथेसिस हैं जिसके जरिए बताया जाता है कि जो हमारा मून है वो अर्थ के साथ ही उसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो मून या तो अर्थ के साथ बना और या फिर अर्थ से निकलकर उसकी ऑर्बिट में आ गया, तो इसकी वजह से बना। तो ये आप दो कोई से भी रीजन पे बता सकते हैं, हालांकि यही आप पूरा का पूरा आंसर बताना जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ लाइट ईयर। तो लाइट ईयर से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखिए जो लाइट ईयर होता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कोई साल नहीं होता है। जो लाइट ईयर आपका है वो बेसिकली एक डिस्टेंस को मेजर करने के लिए तरीका अपनाया गया है। तो ये टाइम को मेजर नहीं करता, ये किसको मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, तो लाइट ईयर का मतलब क्या है, डिस्टेंस, यानी कि दूरी अगर आपको नापनी है तो लाइट ईयर का वर्ड यूज हो रहा है, इसमें टाइम का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो लाइट ईयर क्या बताता है भाई, आपको दूरी बताता है। अब देखो इसका समझने का तरीका, जो लाइट की जो स्पीड होती है वो कम से कम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। मैंने क्या बोला, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो लाइट है उसकी स्पीड देखी जाती है। और एक साल में अगर हम लाइट के डिस्टेंस की बात करें तो वो होती है 1 लाइट ईयर, यानी कि एक साल में जितनी भी उसने दूरी तय करी तो उसको बोलेंगे 1 लाइट ईयर। और न्यूमेरिकली अगर मैं बताऊँ तो एक लाइट ईयर जो आपका होता है 9.461 मल्टीप्लाई में 10 टू की पावर 12 होता है, 12 किलोमीटर। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अनइमेजिनेबल दूरी है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो बस आप इसको ऐसे समझो कि अर्थ और सन के बीच में एक मीन जो है डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस है भाई 149,598, मतलब कि 149,598,000 किलोमीटर। जो ये दूरी है इसको जो लाइट कवर करती है केवल 8 मिनट 31 सेकंड में कर लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको बताते हैं कि ये जो हमारा है जो लाइट ईयर है वो एक तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर, इस तरीके से आप इसको बताएंगे। ठीक है, तो हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि लाइट ईयर का मतलब क्या है। तो लाइट ईयर का मतलब हमेशा होता है कि लाइट ईयर का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो डिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है, मेजर टू डिस्टेंस। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बर्थ ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल के जन्म से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जो हमारा सोलर सिस्टम है बेसिकली वो पूरी जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और सोलर सिस्टम की जो फॉर्मेशन है उसकी जो प्रोसेस है वो जो इस तरीके से, जो सबसे पहला जो आपका पॉइंट बताएंगे इसमें कि जो सबसे पहले था वो एक गैसियस क्लाउड था, उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से शॉक वेव्स निकली हैं। और इन शॉक वेव्स की वजह से जो डेंस पोर्शन था आपका कोलैप्स का वो हो गया। और इसी के बाद धीरे धीरे यहाँ पर ग्रेविटी का निर्माण हुआ, जो वहाँ पर ग्रेविटी बेसिकली बनी। और इस कोलैप्स के होने पर एक हॉट
कोर बना और धीरे धीरे प्रोटोस्टार में डेवलप हुआ। प्रोटोस्टार वही मैंने जो आपको सन बताया था, और यही प्रोटोस्टार जो आपका वो एक इन्फेंट सन बना। और इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर जो भी आप देखते हैं जो प्लैनेट्स वगैरह थे वो भी धीरे धीरे यहीं पर बने। तो अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो सोलर सिस्टम की जो उत्पत्ति है वो एक गैसेस क्लाउड के एक्सप्लोजन और ग्रेविटी से हुई, और जिससे जो प्रोटोस्टार बना वही आगे चलकर हमारा क्या बन गया, सन बन गया, और पूरा का पूरा सोलर सिस्टम बन गया। ठीक है, तो यही थे इस चैप्टर के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे, और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ में ही आप मेरी वेबसाइट पर जुड़ सकते हैं जहाँ पर इस चैप्टर के नोट्स मैंने डाल रखे हैं और बाकी भी चैप्टर्स के भी नोट्स डाल रखे हैं। और साथ में अपने चैनल के साथ सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपको लगता है कोई और भी चैप्टर की वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा। ठीक है, फिलहाल चलता हूँ, बाय बाय, सी यू, टाटा।